चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास में। हमारे साथ में जो मेहमान खास जुड़ गए हैं, हमारे साथ में हैं विशाल वाघ जी। विशाल वाघ जी हेड ऑफ रिसर्च हैं बोनांजा पोर्टफोलियोज के, एक बड़ी कंपनी और बड़ा नाम। विशाल सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार लोजी जी। नमस्कार सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर द शो। जी जी, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बाजार पे नजर डाल लें, और बिल्कुल 700 के करीब है, 16,700 के करीब है निफ्टी, और शायद आपसे बात करते ही करते किसी समय उस आंकड़े को भी टच कर जाएगा। ये कितना अच्छा है और कितना डिस्कनेक्टेड है ब्रॉडर मार्केट से? लवजीत सर, हम लोग बात कर रहे हैं सिंस लास्ट 4-5 महीने से। हम लोग एक तस्वीर मार्केट में देख रहे हैं। जब मार्केट साइडवेज था तो बहुत अच्छा रिटर्न्स स्मॉल कैप ने और मिड कैप ने दिया। उसके बाद अभी जब मार्केट में ब्रेकआउट आया आया हुआ है तो कुछ पर्टिकुलर जो लार्ज कैप है वो चलते जा रहे हैं और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर खींचता जा रहा है। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छी खासी पिटाई हम लोग देख रहे हैं। जो चीज का हम लोग एक अंदेशा कर रहे थे कि मार्केट में जो फंड फ्लो है वो फंड फ्लो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में हो रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप से लोग निकल के लार्ज कैप में फंड शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज अ रीजन व्हाई मार्केट इज गोइंग अप। ओके, और दूसरा ये है कि जो भी ग्लोबल कंसर्न्स थे कहीं ना कहीं उनको आंसर्स मिल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट ट्रैप नजर आ रहा है मार्केट में और कंटिन्यूअस अपसाइड का स्विंग हम लोगों को नजर आ रहा है मार्केट में जाते हुए। ये मार्केट में जो है ब्रॉडर मार्केट से डिस्कनेक्टेड है, ये चीज पे मैं एग्रीड हूँ। रैशनल मैंने बोल दिया कि स्मॉल कैप और मिड कैप से फंड निकल के फ्लो हो रहे हैं सिलेक्टेड लार्ज कैप में, स्पेसिफिकली निफ्टी आईटी में या निफ्टी मेटल में। इनका शिफ्टिंग हम लोग देख रहे हैं। प्लस जो चीज़ हम लोगों ने और एक नोटिस की हुई है कि मिड कैप में तकरीबन तकरीबन 30 से लेकर 40% का डाउन साइड आम है। मतलब एक नॉर्मली देखा जा रहा है। और अगर हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोग इस पे बात करते थे अनचार्टेड टेरिटरी वाले स्टॉक्स पे। तो वहाँ पे हम लोगों का एक सिंपल सादा स्ट्रेटेजी था कि लास्ट 2 वीक का जो भी लो है उसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रिगर किया जाए, एग्जिट किया जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये मार्केट दिखा रहा है कि मेरे हिसाब से आपके जो भी सवाल आएंगे आगे आने वाले वो भी सब मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड ही रहेंगे। लार्ज कैप में काफी कम सवाल होंगे या नहीं होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चलने वाले स्टॉक्स में बहुत कम लोग होंगे। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है और कहीं ना कहीं मार्केट में खाली गिने चुने स्टॉक चल रहे हैं। जैसे आपने बोला हम लोग 16,700 के बहुत करीब हैं। हम लोगों के जो फिगर्स आज के आ रहे हैं जो रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है वो 16,710 से लेके 16,730 के बीच में है। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस बनता हुआ मार्केट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और आपसे बात करते करते सर 16,701 टच करके आ गया है निफ्टी। तो इस लेवल पे या 700 को छूने की बधाई कह सकते हैं अगर। लेकिन समहाउ इस हफ्ते में मुझे वो बधाइयाँ बहुत देने में बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं वो ज़्यादातर वही जो भी हम जिस डिस्कशन को कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, वो परेशान हैं, और कई स्टॉक्स में तो 20 से 25% तक की गिरावट है। तो वो लाल निशान में है और बाजार बहुत ज़्यादा हाई हरे निशान में है। तो वो थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट है, जैसे लग रहा है कि कहीं कुछ एक जश्न आपके पास में हो रहा है और आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पार्टी में नहीं इनवाइटेड हैं, जैसा लग रहा है। एक लेफ्ट आउट सी फीलिंग है, जबकि आप बाजार के अंदर में हैं और आपके पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। तो ये समस्या है और उस समस्या को और समझने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें एक चीज यहाँ पे आपसे जो समझना चाह रहा था कि क्या बैंक निफ्टी का भी रोल देख रहे हैं, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी ने एक अलग ही चाल दिखाई है और एक अच्छा हाई गया है, और 36,248 तक टच करके आया है। और हम शायद मैं जैसे एक समझ रहा हूँ कि शायद इसके अंदर में एचडीएफसी का रोल भी मान सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी को वापस से परमिशन मिल गई है क्रेडिट कार्ड को शुरू करने की, और उसके चलते एचडीएफसी में भी एक बड़ी उछाल आए थे, एचडीएफसी बैंक में, और फिर बैंकिंग सेक्टर में भी उसका असर दिखा था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं अपने लोज की तरफ, आज के डे लोज की तरफ है। अब वो अलग चीज है, एक और एलिमेंट हो सकता है कि एक जिस चीज को हमें मिस नहीं करना चाहिए कि आज मिड वीक में ही एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी आज ही है।
क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, तो इसलिए आज ही वीकली एक्सपायरी है, तो उसका फ्लक्चुएशन, उसकी वोलेटिलिटी भी दिख रही है। लेकिन ये बिल्कुल दूसरे दिशा में चल रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी बिल्कुल दूसरे कोने पे है। एकदम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है आपका। और जो मैं ये देख रहा हूँ, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन से बैंक निफ्टी जा रहा है। जब साइडवेज कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी है तो ऊपर के लेवल जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहेंगे। ऊपर के लेवल कहीं ना कहीं 36,200 से लेके 36,300 के बीच में सीमित है, और ये सीमित दायरे में ही काम होते हुए मोरलेस हम लोग देख रहे हैं। रैशनल ये है कि मार्केट में अभी जो रनिंग काउंटर्स है उसमें बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाली थर्ड वेव हो या जो भी एनपीएस के जो नंबर्स प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुए हैं उनका डिक्लेरेशन, जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती जाएगी वैसे वैसे चीजों को नॉर्मली डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो नॉर्म्स भी हट जाएंगे, वो भी एक चीज है। तो एनपीए बढ़ने का खतरा मंडरा ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। प्लस जो अभी चल रहा है स्टॉक वो स्पेसिफिकली आईटी चल रहा है, तो आईटी चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर में एक अच्छा खासा बूम देख सकते हैं, जो अल्टीमेटली बॉन्ड मार्केट में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा जा सकता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके बैंकिंग सेक्टर को हर्ट करती है, तो वो एक आगे आने वाला सिनेरियो दर्शा रहा है। वैसे भी ये बहुत कम देखा गया है, या रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा गया है ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत कम देखा गया है कि बैंक निफ्टी कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और निफ्टी कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। वरना ओके, दोनों एक तो एक सिंक में चलते हैं, इसका और कारण इसको। मेरे हिसाब से हाँ जी जी। साइमल्टेनियसली दोनों चलते हैं, लेकिन आज वो आज या पिछले कुछ दिनों से वो साइमल्टेनियसनेस कहीं तभी नदारद है। और रीजन ये है कि जो बूम है वो बैंकिंग सेक्टर छोड़ के अनदर सेक्टर में आ रहा है, कमोडिटीज में आ रहा है, सीमेंट्स में आ रहा है, या आप ये बोल सकते हैं मेटल्स में आ रहा है, उसके बाद आईटीज में आ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक थोड़े से मतलब मैं ये कहूँगा साइडवेज पैटर्न में है। कुछ बैंकिंग स्टॉक बहुत खराब हो चुके हैं, जैसे मैंने आपके ही शो में दो बैंकिंग स्टॉक दिए थे, एक बंधन दिया था, एक आरबीएल दिया था शॉर्ट के लिए। तो वो दोनों ही स्टॉक अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनके जो लेवल पे रिकमेंडेड थे वो लेवल से बहुत सारा नीचे है। तो बंधन बैंक हम लोगों ने कहीं ना कहीं 320 310 के लेवल पे रिकमेंड किया था, वो इतने अच्छे रैली में भी कहीं भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। 200 के करीब आरबीएल बैंक रिकमेंड किया था, जो अभी 170 के करीब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेशन लोअर साइड है। इवन आईटी सेक्टर में भी मैं एक बात कहूंगा, आईटी सेक्टर में भी कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रैली में। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो इंडेक्स मैनेजमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट का ही चीज चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ चलते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये ओके, कल भी हम तो मोस्ट प्रोबेबली आज जी एक्सपायरी के बाद कुछ करेक्टिव मोमेंटम आए, ये हो सकता है। इसके सिवा ज्यादा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है मार्केट में एट दिस मोमेंट। ठीक है। और ये डिस्कशन हमने कल भी किया था, हमारे साथ एक फंडामेंटल एनालिस्ट थे, और वो भी यही कह रहे थे कि बहुत हद तक ये लग रहा है या है इंडेक्स मैनेजमेंट है, या प्लस एक और चीज जो ध्यान रखने वाली जो वो कह रहे थे, वो मैं फिर से रिपीट भी करना चाहूंगा कि वो ये कह रहे थे कि जब हम बाजार के अंदर के स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी उसका इंडेक्स ही नहीं है। निफ्टी 50 तो अलग 50 वो अलग इंडेक्स है, जो और उसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं जो वो अलग चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो भाग रहे हैं, और इसलिए निफ्टी 50 शायद भाग रहा है। लेकिन हम जब स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करते हैं तो हमें इंडेक्स भी वही देखना चाहिए, या कम से कम निफ्टी 500 देखना चाहिए। ठीक है। और एक हमारे साथ दर्शक सर जुड़ते हैं, विश्वजीत दास जी यूएस से, और वो भी काफी कुछ नजर रखते हैं इन सारी चीजों पे, तो उन्होंने भी कुछ एक चीजें कुछ अपना जो उनका व्यू है या उस पे उनका जो उन्होंने एनालिसिस है वो शेयर किया है, कि कह रहे हैं कि करेक्शन इज ओके, हैवी लिक्विडिटी इन अमेरिकन मार्केट्स। तो वो एक चीज है, और कह रहे हैं कि फिर से रिज्यूम हो जाएगा वापस से, और ये कह रहे हैं कि मिड कैप में और उसमें एक जो पैसा है एफआईआईज का नहीं जाता है। तो एफआईआईज कभी भी मिड कैप या स्मॉल कैप्स में नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या कम करते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे बढ़त नहीं है, और ये जितनी जो तेज़ी है
ये मेजरली उसमें चल रही है, जो मिड कैप में नहीं आ रही है, इसलिए वो डिफरेंस जो कह रहे हैं कि वो उस पर भी कह सकते हैं कि हमारा एफआईआई का पैसा इसमें नहीं जाता है स्मॉल और मिड कैप में। सर इसमें एक चीज मैं समझना चाह रहा था विशाल सर आपसे। सर आपको आवाज जी मिल रही सर। है मेरी? हाँ आ रही है हाँ जी। सर, बताइए। सर ये समझना चाह रहा था कि आप अभी हिस्टोरिकली कह रहे थे, और वो वाली चीजें जो हम कहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रेल की पटरी की तरह होता है और दोनों बहुत ही सिंक में चलते हैं, और अभी नहीं चल रहे हैं। उसी में एक और चीज हिस्टोरिकली मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि आप बहुत समय से बाजार में हैं, तो आपने वो वाली चीजें बहुत ध्यान से देखी हैं और खुद जी हैं उसके अंदर में, आप रहे हैं उस चार्ट के पूरे दौरान, जो जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 17,000 16,700 के आसपास तक, और 17,000 का इंतजार कर रहे हैं। आपने इसको बहुत नीचे से देखा हुआ है। तो सर मुझे जो याद आता है 18-19 के आसपास में भी इसी तरीके की स्थिति बनी थी, जब निफ्टी अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहा था। जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो शायद 12,000 के आसपास के शायद लेवल्स रहे होंगे। और उस समय भी कुछ ऐसा ही था, स्मॉल कैप और मिड कैप अलग दिशा में चल रहा था, और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। तो क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है सर, और क्या हमें कॉशियस रहना चाहिए उसको देखते हुए? भाई टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट, दो बेसिक रूल है, दैट हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये पहला है। और दूसरा जो भी है, प्राइस में सब चीज़ फैक्टर इन होता है। ये दो बेसिक रूल पे टेक्निकल एनालिसिस टिका हुआ है। अभी आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो एकदम सही है, लेकिन मैं वो ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये चीज़ हम लोग खाली ये 2 वीक या 3 वीक के लिए देख रहे हैं। जो हम लोग 2018-19 की बात कर रहे हैं, पूरा 1.5-2 साल हम लोगों ने सेम चीज देखा था, और उसका रैशनल ये था, जो म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशंस हुए थे और जो ब्रॉड बेस्ड गाइडलाइंस इशू हुई थी सेबी के एंड से, उसके कारण मिड कैप और स्मॉल कैप में से पैसा निकल रहा था, और कहीं ना कहीं लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहा था पैसा, या वो पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा शिफ्ट हो रहा था। तो वो एक रैशनल था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको प्रॉफिट बुकिंग वो टाइम पे या एग्जिट दिख रहा था म्यूचुअल फंड के एंड से, या जो भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे उनके एंड से एक एग्जिट देखने को मिल रहा था। अभी का जो सिनेरियो है, सिनेरियो जरूर अलग है, लेकिन इम्पैक्ट एक ही है कि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रैली कर चुके हैं, और जो एवरेज डिफरेंस वो टाइम पे गिरा था 17-18 में, जो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में एवरेज डिफरेंस हुआ था, वो कहीं ना कहीं पैंडेमिक और उसके बाद की रैली ने वो एवरेज डिफरेंस मिटा दिया है, और कहीं ना कहीं वो एवरेज आउट चीजें हो चुकी है। नाउ द रियल वैल्यू, और जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अभी इसके आगे वही स्टॉक चलेंगे जो यू नीड टू सिलेक्ट मैन फ्रॉम बॉयज। अभी वो सिनेरियो हो गया है। मैं आपके ही शो में बोला था शायद से, इधर के आगे की जर्नी इतनी आसान रिटेलर के लिए नहीं रहेगी। ठीक है। रिटेलर के लिए ये मार्केट इससे इतना आसान नहीं रहेगा, पर्टिकुलरली जब मार्केट साइडवेज हो गया था। तो वही चीज हम लोग आज 1-1.5 महीना आगे देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहा है, और मेरे पास कम से कम पिछले 10 दिनों में, जब से ये ब्रेकआउट आया है, तब से क्वेरीज पे क्वेरीज आ रही है, सर मार्केट तो चलते जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उनको सबको लार्ज कैप में शिफ्ट करने का एक राय दे रहा हूँ। आपके टीवी पे भी, आपके चैनल पे भी वही राय हम लोग दे रहे हैं कि जो भी है शिफ्टिंग आपको उसी स्टॉक में करना पड़ेगा जो स्टॉक में मार्केट चलते जा रहा है। नॉर्मल है कि एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूँ, घर में सब्जी वही बनती है जो सबको पसंद आती है। ठीक है, अभी वही चीज मार्केट का है, मार्केट में वही चीज चल रही है, जो मेजर कंटेंडर है, एफ आईज एंड डी आईज, उनको जो चीज पसंद आ रही वही चीज चल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा करके इतने फेवरेट नहीं रहे हैं, एफ आईज हो या डी आईज हो। ठीक है, वही इसीलिए जो वो लार्ज कैप में मार्केट वापस शिफ्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में ही पोर्टफोलियो स्विच करने का जरूरत आन पड़ेगा। ठीक है, वही जो अभी सुजीत दास जी जो हमसे कह रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं कि एफआईआई इस तरीके से पैसा नहीं लगाते हैं मिड कैप में, तो वो एक असर दिख रहा है। आईपीओस में पैसा जा रहा है, शायद वो भी कारण हो सकता है। और मैं उसी में एक जोड़ने देना चाहता हूँ, हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज में भी काफी पैसा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो रिटेल में आते हैं, तो ज्यादातर वो ऑब्वियसली स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसे डालते हैं।
और अभी उनके पास एक नया ऑप्शन आ गया है जो कि क्रिप्टो करेंसीज के रूप में है, तो शायद वो पैसा उधर भी शिफ्ट हो रहा हो, तो हो सकता है उसका भी असर देखने को मिल रहा हो। तो एक वो कारण है, हो सकता है। और दूसरी चीज सर, विशाल सर, मैं एक चीज इसमें जो ऐड करना चाह रहा था कि क्या हम ये समझें फिर ये वो वाला समय है जैसे वो जो दिवाली की सफाई वाला होता है, दिवाली से पहले वाला, कि जिसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होता है घर के अंदर में सारी चीजें देख करके, और जो खराब चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, उनको हटा करके और नई चीजें उसमें लानी होगी। तो क्या पोर्टफोलियो के अंदर में अब हमें वो सफाई अभियान, क्वालिटी कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से वो सफाई अभियान शुरू करने में हम शायद से एक हफ्ता लेट हो गए हैं। अच्छा, और लेट भी हो गए अभी भी नहीं इनफैक्ट। करेंगे। हाँ। इनफैक्ट हम लोग लेट हो चुके हैं। जहाँ के हम लोगों का रैंकिंग का सवाल है, हम लोगों को ने एक अच्छा खासा ड्रिफ्ट स्मॉल कैप में और मिड कैप में देखा हुआ है। मतलब अभी हम लोग जो तरीके से हम लोग काम करते हैं वो तरीके से बात कर रहा हूँ जी कि जी। हम लोगों का एक नॉर्मल पैटर्न देखा गया है कि जैसे ही मार्केट में जो भी इंडेक्स आउट परफॉर्म करना शुरू करता है, वो इंडेक्स को जो स्टॉक आउट परफॉर्म करता है वो उसमें हम लोग अपने पोर्टफोलियो को स्विच करते हैं। ओके, जैसे हम लोग ये पैटर्न हम लोग वीकली या मंथली बेसिस पे देखते हैं। अभी वीकली बेसिस पे आप देखने जाओगे तो पहले 2 वीक पहले ही आपका जो लार्ज स्मॉल कैप है उसने अंडर परफॉर्मेंस करना शुरू किया था, और उसके कम से कम 6 वीक पहले निफ्टी मिड कैप ने अंडर परफॉर्मेंस करना शुरू किया था। ये कहीं ना कहीं क्लियर कट इंडिकेशंस देना चालू कर दिया था कि मार्केट साइडवेज टू करेक्टिव जोन में आ जाएगा एज पर एज निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप इज कंसर्न। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में भी वही स्टॉक चलेंगे जिसमें पर्टिकुलरली एफ का बाय पोजीशन होगा या जहां पे बाय पोजीशन बन रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी 50 के सभी स्टॉक चल रहे हैं। ओके, निफ्टी 50 में भी 20-22 स्टॉक्स ही है जो कंटिन्यूस रोटेशनली चल रहा है। उसमें मैं बोलूंगा मेटल एक है और दूसरा आईटी है। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं कहीं ना कहीं आपके जो एनबीएफसीज है, उसमें बजाज क्विंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसका रोल प्ले हो रहा है। और उसके बाद बचे कुछ जो है फार्मा में एक दो स्टॉक है, जैसे सन फार्मा हो गया, दिवीज लैब हो गया, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप मोटा मोटी पकड़े तो 20-22 स्टॉक्स ही है जो इंडेक्स को संभाले हुए है। ठीक ठीक है। है, तो आपको इधर पोर्टफोलियो उधर शिफ्ट करना पड़ेगा या आपको कैश पे आना पड़ेगा। ये टाइम आ गया है कि आप कैश पे आ जाओ, क्योंकि मैं जो स्टॉक 1200 रुपए में देख रहा था वो 1700 रुपए में लेने की हिम्मत नहीं होगी। मैं इन्फी की बात कर रहा हूँ। जो मैं स्टॉक 3000 या 2700-2800 पे देख रहा था, उसको मैं 3400 पे नहीं चढ़ सकता हूँ। टीसीएस की बात हो गई। ओके, जहाँ पे एचसीएल टेक का सवाल है, जो स्टॉक 900 में अच्छा लगता है, उसमें 1150 में चढ़ने का ताकत नहीं रहेगा। ओके, तो ये कुछ साधारण सी चीजें हैं जो इंडिकेट एक तरफ से कर रही है कि मार्केट में शायद से इंडेक्स बेट्स बड़ा शॉर्ट लेवल बनाया गया था कंसोलिडेशन में, और उसको ये ट्रैप बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इंडेक्स में भी करेक्शन आएगा आगे आने वाले समय में, मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीक, और पोस्ट एक्सपायरी इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए अभी प्रिडिक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत कम है। और ठीक उसके है। कारण जो आप इवन मैं देख रहा हूँ शो जब से चालू हुआ है तब से लवजीत जी भी उतना मतलब इंस्पायरिंग बात नहीं कर पा रहे, या वो खुशी नहीं है जो पहले लार्ज कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे और सर स्टॉक पे स्टॉक पूछे जा रहे थे मुझे, और हर एक स्टॉक हम लोगों को कहीं ना कहीं अनचार्टेड टेरिटरी में दिख रहा था, और एक ही कंक्लूजन आ रहा था, सर 2 वीक का लो एज अ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, पोजीशन होल्ड कीजिए। आज आप देखोगे तो पहले ही वीक में वो 2 वीक के लोज के स्टॉप लॉस बच गए हैं, और जिसने किसी ने भी आपके शो में अपना डिस्कशन फॉलो किया होगा उसको वो आज सुखी होंगे, क्योंकि उनके हाथ में स्टॉक्स नहीं है और वो एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन अपना डिस्कशन जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा इमोशनली अटैच होंगे कि मार्केट यहाँ से 17,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, लेकिन उसमें आपके स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे क्या, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं नदारद है। लव जी, मैं आपका फेस अच्छी तरह से रीड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टर लोगों के साथ होने वाली परेशानी है वो आपके चेहरे पे साफ झलक रही है। तो डेफिनेटली वो कंसर्न्स होते हैं, व्यूअर्स के कंसर्न्स होते हैं, बट दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। ठीक है।
अब मेरी जो कंसर्न, ये अगर आपको लग रहा है या जो आप कह रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो रिफ्लेक्शन मेरे दर्शकों का है, क्योंकि मेरा 1 रुपया भी बाजार में नहीं है सर। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं और यहाँ पे दैट इज आई वांट टू से कि आप लोगों के पास जो जी सवाल आते होंगे और हाँ वो जब हम लोग नाराजी से आंसर देते हैं कि सर इसमें से निकल हाँ। जाइए, मैं इसीलिए जो स्टॉप लॉस चर्चा बुक कर सर हम जो लीजिए, अभी तो कर एक रहे हैं थोड़ा ना। सा जी थोड़ा सा वो जो चेहरे पे दिख रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आपके स्टॉक होंगे, बट इट इज प्रैक्टिकली देयर ये कंसर्न्स, क्योंकि मैं पिछले 6 दिन से 7 दिन से सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं यही कंसर्न्स ऊपर आ रहा है सर। हाँ। मेरी जो कंसर्न है सर वो ये है कि मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मार्केट ने 4 दिन से रोज हाई बना रहा है, ये नया हाई है, ये नया हाई है। उसको हम हेडलाइंस में लेना चाहते हैं या लेना की मजबूरी है, कह लीजिए कि हाँ ये, और अपने आप में एक रिकॉर्ड है एक तरीके का, कि इतने दिन तक रिकॉर्ड बना रहा है बाजार। वरना ये भी नहीं होता है कि 5 दिन तक लगातार रिकॉर्ड ही बना रहा है। तो ऐसा होता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ या जितना जानता हूँ बाजार को, जितना मैंने देखा है पिछले 15-18 सालों में, ऐसा कभी नहीं होता है कि लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि पूरे एक हफ्ते तक आप रिकॉर्ड ही बना रहे हैं बाजार के अंदर में। लेकिन उसकी खुशी नहीं मना पा रहे हैं हम बाजार के अंदर में, क्योंकि मेरे जो दर्शक पूछ रहे हैं वो दूसरी चीज पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि सर मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मेरी खरीदी यहाँ पे थी और अब इसका भाव ये चल रहा है, एग्जिट करूं या होल्ड करूं। जब ये सवाल आता है, वो एंट्री का तो सवाल ही नहीं आ रहे हैं अभी आज की तारीख में। अभी इसी समय में अगर प्लेटफॉर्म को अगर मैं आपको बताऊं, तो क्यों हम इस चीज को चर्चा कर रहे हैं और क्यों हम सवाल नहीं ले रहे हैं, कारण ये है कि सवाल ही नहीं है लोगों के पास में। क्योंकि उनके पास सवाल अजीब सी स्थिति में है, वो उसमें फंसे हुए हैं कि कह रहे हैं कि मतलब कल परसों तक जो सवाल आ रहे थे वो ये यही थे, और बुरी तरीके से परेशान थे। और अब तो शायद परेशानी उस हताशा लेवल तक पहुंच गई है कि या तो स्टॉप लॉस कट चुके हैं, या उनको भरोसा उठ चुका है, या उन्होंने देखना बंद कर दिया है स्क्रीन को कि अब ठीक है थोड़े दिन बाद देखेंगे, कुछ दिन छुट्टी मनाते हैं या कुछ करते हैं। तो कुछ अजीब सी स्थिति है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, मैं मानता हूँ। क्योंकि ये मेरे दर्शकों की तरफ से जो मेरे पास आता है, ये मेरे ऊपर एक दबाव है कि उनको कहते हैं कि ये मुनाफे का सफर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैं सुबह से बैठ करके जब शो को शुरू करूं तो कहूं कि आज हम मुनाफे के सफर पे चलने वाले हैं। किस मुंह से मैं कह दूं कि मुनाफे के सफर पे चलने वाले हैं, जब मेरे दर्शकों के 20-20, 25-25% का लाल निशान में उनके स्टॉक्स हैं। तो वो रिफ्लेक्शन है, और वो वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। यही चीजें हम लोगों के साथ भी हो रही है और इसके लिए हम लोग जो हम लोगों ने टेक्निक बहुत सालों से अपनाया हुआ है, वो टेक्निक यही दिनों के लिए अपनाया हुआ है कि जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आए तो हम लोग स्टॉक्स में नहीं रहे। ओके, तो ये एक और चीज है सर, जो सीख ऐसे दिन देते हैं अपने को, जब आपके अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो बुक कर लीजिएगा। और जो आपने अभी बोला, एक उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा स्पेसिफिकली, कि अभी लोगों ने भाव देखने बंद कर दिए हैं, या जिसके लॉस में अभी पड़ने तो बाद में देखते हैं, जब भाव आएगा तब बेच देंगे। दिस इज अ रॉन्ग प्लॉय और रॉन्ग स्ट्रेटेजी वी यूज। अगर आपको पता है कि आप लॉस में जा रहे हैं और आगे चल के भी लॉस बढ़ सकता है, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जैसे XYZ कंपनी का एग्जांपल लूंगा, कोई ऐसा कंपनी का एग्जांपल नहीं लूंगा जो सर्किट टू सर्किट चलती है या जो ज्यादा वोलाटाइल है। वो कंपनी में आप अगर 20-25% डाउन में फंसे हुए हो और आप इधर से देखना बंद कर दोगे, और इसके बाद अगर मार्केट में करेक्शन चालू हो जाएगा ब्रॉड लेवल पे, तो वो स्टॉक तो रिकवर करना है नहीं। तो आज 20% लॉस में जो आप एग्जिट हो जाओगे, वो कहीं आगे जाके आपका 50% या 60% हो गया, तो फिर वो लॉन्ग टर्म डिलीवरी बन जाएगा। अगर आज पेन में डिसीजन नहीं ले पाए, जो हम लोग पोर्टफोलियो में भी, हम लोग जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि कब आप स्टॉक्स में से निकले। मतलब मैं ये मानता हूँ मार्केट में सब अभिमन्यु हैं, कि सबको एंट्री करना पता है कि चलो ये अच्छा लेवल है, ये अच्छा लेवल है, ये अच्छा लेवल है, बट कौन से लेवल से एग्जिट करना है वो अर्जुन बहुत कम है मार्केट में। अब हम लोग भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु की ही कैटेगरी में आते हैं। हम लोग सब चीज पे एक अच्छा खासा एग्जिट कर पाए नेसेसरी नहीं है, बट हम लोगों को में मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी सी हम लोगों ने मार्केट के साथ झगड़ा कर करके एक चीज सीख चुके हैं कि मार्केट से कब एग्जिट करना है। ओके, तो ये लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए। एग्जिट लेना चाहिए मतलब देखना बंद करना चाहिए ऐसा नहीं। यू शुड कम ऑन कैश, वेट फॉर सम टाइम, टेक अ हॉलीडे डेफिनेटली, बट स्टॉक हाथ में लेके हॉलीडे नहीं सेलिब्रेट करो, स्टॉक कैश हाथ में लेके हॉलीडे कैश हाँ सेलिब्रेट करो, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। जी ठीक है। नहीं और तो फिर 15 दिन के बाद अगर आओगे आप और 40-50% अगर स्टॉक डाउन होगा,
तो फिर बड़े हॉलीडेज पे जाना पड़ेगा जो 2-3 साल का भी हो सकता है। तो हाँ वो लंबे हॉलीडेज पे नहीं तो जाना है तो आज के दिन में आपको कहीं ना कहीं पेन सहन करके कैश पे आना पड़ेगा। जी, इनफैक्ट वही मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी नए रिसेंट में आपने देखे होंगे वो एनईसी ने भी आंकड़े रिलीज किए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया कि किस तरीके से कितने नए लोग आए, कितने लाखों नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं और कितने रिटेल के अंदर में लोग नए आए हैं जो बाजार के अंदर में अब काम करने लगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वो नए लोग आए हैं, उन्होंने वो पीछे का बाजार देखा नहीं। वो जिस दौर में आए हैं उस दौर में हो ये रहा था कि सुबह 9:30 बजे आप खरीदते थे, 3:30 बजे आप मुनाफे में बैठे होते थे। आप 3:30 बजे खरीदते थे, अगले दिन आंख खोलते थे, आपका स्टॉक प्रॉफिट दिखा रहा होता था, सब कुछ हरे में था। तो आंख बंद करके चीजें चल रही थी और उसी दौर को उन्होंने देखा और डेली डेली देखा है। हर दूसरे दिन, मतलब रुकना भी नहीं पड़ता था कि इसको लेकर के, और नजरिया जब हम बताते थे कि इसमें 2 से 3 महीने का नजरिया है, वो 2 से 3 सत्र के अंदर में उनको टारगेट मिल जाते थे, 10-10, 12-12, 15-15%, 20-20, 30-30% तक के भागे हैं स्टॉक। तो वो सारी चीजें, तो ये वो लोग हैं जो इस दौर के अंदर में अंदर आए थे बाजार में, तो उनको आदत नहीं है इस तरीके के बाजार को अब देखने की या उस तरीके से। तो वो एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस की कॉस्ट अगर देनी पड़े तो थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत समय से हैं बाजार के अंदर में, तो शायद बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो एक प्राइस करेक्शन है अभी, ये प्राइस करेक्शन देखने को जो मिल रहा है या हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ये एक चीज है। अभी एक और चीज जो आएगी, विशाल सर, आप इसमें भी थोड़ा सा अगर आप इसको अगर बता दीजिएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, कि एक टाइम करेक्शन भी आएगा जिसमें कि आपका स्टॉक कहीं जा कुछ नहीं रहा है, कुछ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो अटका हुआ है, एक एक फ्लैट लाइन पे काम कर रहा है। और अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें पैसे डाल करके ये तो रुका हुआ है, क्योंकि आपकी आदत है आज पैसे डाल करके कल मुनाफा देखने की। और मतलब आदत पड़ी है जो इधर हाल में जो नए लोग आए हैं, और उनको ये आदत नहीं है कि इसको डाल करके 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा, 6 महीने रुकना पड़ेगा, इसके 2 क्वार्टरली रिजल्ट आने होंगे या साल का रिजल्ट आना होगा, तब जा करके इसमें कुछ मूवमेंट आएगा। वो हम मीम्स की आदत पड़ गई है आईटीसी को लेकर के, अभी ये नहीं पता है कि बाकी सारे स्टॉक्स में भी आईटीसी जैसी चीजें होने लगेंगी। तो वो जो टाइम करेक्शन है या वो वाली चीजें, तो प्राइस करेक्शन एक चीज और टाइम करेक्शन दूसरी चीज, उन चीजों की भी आदत डालनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत से कॉशियस तो बता ही रहे हैं, एक कम से कम 20 दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि सावधानी शुरू करें। अब वो लेकिन आपके स्टॉक्स तक वो चीजें पहुंच गई। विशाल सर ठीक कह रहा हूँ? बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो आपने इशू बताया, इस पे सॉल्यूशन क्या है वो भी तो समझने पड़ेंगे कि ठीक है, दिस इज अ इशू कि आज के डेट में आपके स्टॉक के प्राइसेस नहीं करेक्ट हो रहा है। ओके, तो आप एक रेंज आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे अभी आईटीसी का बात छेड़ा है तो मैं आईटीसी पे बात कर लेता हूँ। आईटीसी एटलीस्ट डिविडेंड देता है, एटलीस्ट आपको 5-6%, 7% जो सालाना इनकम है वो आ रही है, तो आपका एफडी का जो भी ब्याज है वो छूट रहा है। ठीक है, तो मैं आईटीसी को एफडी मानूंगा मार्केट की और उसको छोड़ दूंगा। लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोगों को ये एक करना चाहिए कि एक रेंज आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्टॉक का रेंज क्या है। ओके, अभी जैसे आपने आईटीसी लगाया हुआ है तो आईटीसी का रेंज आप देखिए, 220 से लेके नीचे का रेंज है 196, ये पिछले 6 महीने का रेंज है। तो अगर आपको ऐसे रेंज वाले स्टॉक आपके हाथ में हैं तो एक चीज कीजिएगा, उसमें उसमें से पहले तो एग्जिट कर लीजिएगा। और जो हाइयर रेंज है उसके ऊपर 2 दिन स्टॉक अगर क्लोज करे तो आप एंट्री कीजिएगा। इसमें होता क्या है, अगर आपका स्टॉक 6 महीना साइडवेज रह गया तो, और वो 6 महीने में मार्केट अगर 30% चल गया, 20% चल गया, 20% गिर गया, तो यू आर लकी वन टू होल्ड दिस काइंड ऑफ स्टॉक, कि आपके गिरते बाजार में आपका स्टॉक गिरा नहीं तो यू आर लकी वन। लेकिन 30% अगर स्टॉक चल गया, मार्केट चल गया और आपका स्टॉक कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग अच्छी क्लासिक एग्जांपल आईटीसी का हम लोग लेके ही बैठे कि पिछले 6 महीने में कुछ नहीं किया है, जहाँ पे मार्केट आज 40% चल चुका है, तो दिस इज अ डेड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप एटलीस्ट फिक्स इनकम वाले कोई प्रोडक्ट में शिफ्ट कर ले खुद को। ठीक है, अगर ऐसे स्टॉक में खड़ा रहना है तो फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट में आप शिफ्ट हो जाओ। दूसरा तरीका, जो मैं पहला तरीका बोल रहा हूँ, कि आप इसकी रेंज आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर कोई स्टॉक समझो आईटीसी के जैसा स्टॉक है, 220 से लेके नीचे में 196 का रेंज बना हुआ है, तो आप इसको बेच के बाहर निकल जाइए जब भी ये 210, 200 के रेंज में अभी चल रहा है और 220 के ऊपर लगातार 2-3 दिन का क्लोज आता है, तो उसके बाद आप वापस डिसीजन ले सकते हो इसमें बाय करने का या सेल करने का। लेकिन कभी 196 कट होगा तो ये अचानक से 20-25% का बड़ा करेक्शन दे देगा।
क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज, ये टाइम वाइज करेक्शन जो होते हैं ना वो बहुत डेंजरस होते हैं। ये डिसाइड करते हैं मार्केट स्टॉक को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ये साइडवेज करेक्शन में से अगर मैं चलो इंडेक्स पे बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर जाते नहीं है। जहां पे हम लोग इंडेक्स देख रहे थे 15,500 से लेके 15,900 की रेंज बनी हुई थी 3 महीने के लिए। अगर ये इसमें किसी ने फ्यूचर शॉर्ट करके बैठा हुआ है, एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट ने अपर साइड ब्रेकआउट दे दिया। पहले तो 400 पॉइंट की रेंज थी, तो 400 पॉइंट की रेंज में 20-22 हजार का M2M प्लस माइनस होता था, कुछ लगता नहीं था। ठीक है, अभी 15,900 के बाद 700 पॉइंट निफ्टी चल गया है, तो वो 20 हजार में 35 हजार का M2M कहीं ना कहीं शॉर्ट वालों के लिए ऐड हो गया है। समझे? तो ये तरीके से प्रॉब्लम्स आती है अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन का ब्रेकआउट आता है। तो कंसोलिडेशन के रेंज में जब भी कोई चीज अटक जाए तो ये सबसे बेटर चीज होती है कि उसमें पार्टिसिपेशन ना किया जाए टिल द टाइम इट इज इन दैट कंसोलिडेशन रेंज। तो मैं यही बोलूंगा कि आपने बहुत सारे स्टॉक देखिए, इवन स्मॉल कैप और मिड कैप में कंसोलिडेशन रेंज में फंसे हुए थे जब ये मार्केट भी फंसा हुआ था, और जैसे ही मार्केट ने अपर साइड ब्रेकआउट दिया वो स्टॉक्स ने लोअर साइड ब्रेकआउट दे दिया, और वहां से हम लोग 20-20-30-30 टक्के का डाउन साइड आज देख रहे हैं, और वो बहुत पेनफुल होता है जब ये डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है। तो इससे अच्छा है कि जब रेंज में है तो अपर साइड 3 या 4-5 टक्के का होगा, उतना लॉस बेयर करके आप निकल जाइए मार्केट में से, और वेट कीजिएगा जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। मेरे हिसाब से लवजी जी मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया है जो एक्सपेक्टेड था कि कैसे ये सिनेरियो से बाहर निकला जाए, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि हाँ ये सिनेरियो है। ठीक है, ये ठीक है, ज्यादा तो अच्छा है कि ये प्रॉब्लम। सिनेरियो से कैसे हाँ। बाहर निकलना है वो मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये चीज हम लोगों के साथ बहुत सारा होता है। जब हम लोग पीएमएस में कोई ऐसे स्टॉक में फंस जाता है, फंड्स में कोई ऐसे स्टॉक में फंस जाता है जहाँ पे हम लोगों का एलोकेशन 3-4 टक्का 5 टक्के से ज्यादा होता है और वो स्टॉक चल ही नहीं रहा होता है, ठीक है। और वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कंटिन्यूअसली करता रहता है। विशाल सर, मैं प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक नए जुड़े हैं, नए मतलब जो अभी बाजार में नए आए हैं, उन्हें तो ये प्रॉब्लम भी नहीं पता है कि ऐसी चीजें भी होती हैं। तो इसलिए वो एक चीज कि हाँ, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, बाजार ऐसे भी करता है, ट्रैप भी करता है, आपको फंसा देता है, आप फंस जाते हो कुछ स्टॉक्स के अंदर में। और आपने उसके आगे ले जाकर के सॉल्यूशन भी दे दिया, जो कि एग्जैक्टली वही एक सवाल है जो विनोद गोगिया जी ने भी पूछा था कि मेजर प्रॉब्लम यह है कि वेयर टू पार्क मनी इन स्टॉक्स, वी आर बुकिंग प्रॉफिट बट नॉट एबल टू बाय न्यू शेयर्स एज प्राइसेस आर हाई। तो इतने महंगे स्टॉक्स हैं कि आप खरीद नहीं पा रहे हैं, और खरीदने के लिए आपको वो मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन पैसे ले कहाँ जाएं, क्योंकि बैंक बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पार्क करा जाए। तो वो सवाल भी है, अगर आप उसको भी साथ ही साथ ले लें सर तो। बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। कहीं ना कहीं हम लोग भी ये दुविधा में हैं आज के डेट में कि पैसा कहाँ पार्क किया जाए। ठीक है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद वो स्टॉक भाग भी गया है ऊपर में, तो वो लार्ज कैप में हम लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट पार्ट, आपको इसके लिए जो एनालिसिस करना पड़ेगा वो हिस्टोरिकल एनालिसिस थोड़ा करना पड़ेगा। अभी मैं आता हूँ कहीं ना कहीं 2007-8, 2006, 7-8 के दौर पे। उसके बाद आता हूँ 1900, मतलब 1999। उसके बाद आपका 2000-2001, ये दौर में जो बड़े मोमेंटम आए, जो हम लोग अभी 2020 2021 का मोमेंटम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन आया, अच्छा खासे करेक्शन के बाद रैली हो गई। वही 2008 में भी हुआ था, एक अच्छा खासा करेक्शन आया गया था, उसके बाद 2009 में वापस एक रैली आ गई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया वो एनालाइज आप कीजिए। 2008 के बाद मार्केट 2009 के बाद, 2009-2010 के जनवरी में टॉप लगने के बाद 2013 तक मार्केट ने कुछ किया ही नहीं काम। ओके, 1999 में डाउन हुआ, 2000 में कुछ टॉप आउट हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए 2000 से लेकर 2003 तक का जो समय था, 2-3 साल थे, उसमें मार्केट ने कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है। उसने मार्केट में कुछ बड़ा रैली किया ही नहीं है, और किया भी है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आपको इधर पहले तो मैं मैन फ्रॉम बॉयज जो है वो ढूंढने की कला बता देता हूँ। अगर ये तरीके से आप काम कर पाए तो ही स्टॉक मार्केट में रहना आसान होगा, नहीं तो फिर आप फॉर टाइम बिंग पैसा डुबाने से अच्छा है कहीं आप बुलिया गोल्ड में चले जाए, या कहीं आप उसमें से आप लिक्विड बीज में चले जाए,
या आपको लग रहा है ऐसा कि मार्केट यहाँ से चल जाएगा, तो बेस्ट वे है कि इंडेक्स में पार्टिसिपेट करो। इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने का जो तरीका होता है वो है निफ्टी 20 खरीदना। ओके, तो ये 3 सॉल्यूशन आपके पास है। निफ्टी ईटीएफ ले लो, उसके बाद गोल्ड ईटीएफ ले लो, या आप लिक्विड 20 के ईटीएफ ले लो, अगर आपको इक्विटीज से ही प्यार है। अगर आपको इक्विटी से ही प्यार है तो की बात कर रहा हूँ। एल्स गोल्ड मेरे हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन ऊपर में आ गया है। यहाँ से गोल्ड कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हम लोगों को 54-55 जाते हुए दिखेगा अगले 1-1.5 साल में, जहाँ पे आप लोगों को 15 से 20% का डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। तो गोल्ड बीज कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शन। तो उसमें पर गोल्ड बॉन्ड भी है, जिसमें आपको 2-2.5% का रिटर्न मिलता है एडिशनल बैच के तौर पे। जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हम लोग जिसको कहते हैं, तो वो भी एक एडिशनल रिटर्न वाला चीज है। ठीक है, अभी मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिएगा सब व्यूअर्स। मार्केट में 3 इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ब्रॉडर इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। आज के डेट में अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 6 महीने में जो भी स्टॉक ने निफ्टी स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया, वो स्टॉक ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए। लेकिन वो क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये दोनों निफ्टी स्मॉल कैप ये दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी को और निफ्टी मिड कैप। तो जो भी स्टॉक निफ्टी स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहा था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही वो स्मॉल कैप को अंडर परफॉर्म करना चालू किया तो हम लोग वो स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते गए। वैसा वर्षा अभी सिनेरियो बदल गया है। अभी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो भी स्टॉक, इवन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ऐसे स्टॉक है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ही आप बाय बन के रहिए। तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा, पैसा घटेगा नहीं स्टॉक मार्केट में भी, ये सिनेरियो में भी। ओके, लेकिन आप अगर वो करने के लिए सक्षम नहीं हो, वो करने के लिए आप अगर सक्षम नहीं हो, तो यू कैन गो फॉर द फिक्स इनकम प्रोडक्ट। फिक्स इनकम प्रोडक्ट कैन बी योर गोल्ड ईटीएफ। अगर आप रिस्क लेके चलना चाह रहे हो, आपको मार्केट यहाँ से बुलिश ही लग रहा है कि एटलीस्ट मार्केट जितना रिटर्न कमा रहा है उतना रिटर्न हम लोग कमाए, तो आप निफ्टी ईटीएफ में चले जाए, या फिर आप लिक्विड बीज में चले जाए कि जहां से आपको कंफर्म इनकम मिलेगा। तो हम लोग तो गोल्ड पे बुलिश है, इसलिए हम लोग गोल्ड ईटीएफ भी बात कर रहे हैं कि आप गोल्ड भी ले सकते हो। हम लोग मार्केट पे भी बुलिश है। एक करेक्शन के बाद मार्केट भी ऊपर ही आएगा, तो आप निफ्टी ईटीएफ भी ले सकते हो, या आपका जो सेक्टर्स है वो सेक्टर्स में हम लोगों का चॉइस है। कोई सेक्टर स्पेसिफिक आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। तो वो सेक्टर चॉइसेस में हम लोगों का फार्मा सेक्टर टॉप में है अभी भी। आईटी पे हम लोग उतना भी बुलिश नहीं है। आईटी का जो भी ऊपर का सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं आगे चल के 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, या आगे आने वाले 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो एक ब्रॉडर बेस जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो ब्रॉडर बेस बात इतनी कर रहे हैं कि यू नीड टू स्विच इन सम सेफर पॉकेट्स। ठीक है, तो उसमें ये सेफर पॉकेट्स है कि आप एटलीस्ट इंडेक्स जितना कमाया उतना आपने कमाना चाहिए, तो निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए या गोल्ड बीज में शिफ्ट हो जाइए। आज शिफ्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली शिफ्टिंग आज के पूरे इस चर्चा का निचोड़ जो निकल रहा है वो ये है कि या तो आपको छंटनी करनी होगी स्टॉक्स के अंदर में कि कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए कौन से नहीं। स्ट्रॉन्ग के साथ में रहिए, मजबूत स्टॉक, बड़ी कंपनीज और मुनाफा देने वाले, या कम से कम मजबूती से टिके रहने वाले। तो अगर वो बहुत तेजी से भागेंगे नहीं तो बहुत गिरेंगे भी नहीं। तो वो भी एक चीज़ है कि एक वो शिफ्टिंग जरूरी है। और दूसरी चीज़ जो एक और शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं विशाल सर, वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ और टूल्स को एक्सप्लोर करिए, वो पढ़ाई करिए, गोल्ड ईटीएफ से लेकर के और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो विशाल सर ने बताई हैं उसमें भी नज़र रखिए और वहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। सर बस चलते चलते कोई स्टॉक आप देना चाहते हैं, या अभी कोई ऐसी चीज़ है जो अ, आप सजेस्ट करेंगे? मैं अभी मेटल पे शॉर्ट जाना चाह रहा हूँ। तो अभी ये लेवल पे पब्लिक को शॉर्ट देना बहुत आसान है मेरे लिए। तो मैं ये लेवल पे मेटल में स्पेसिफिकली शॉर्ट जाना चाहूंगा। हिंदाल को मैं सेल कर सकता हूँ, 432 चल रहा है, 440 का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 400 की बनी हुई है। दूसरा स्टॉक है एसबीआई, जहाँ पे हम लोग 435 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। 423 चल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग 396 का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दो स्टॉक्स विशाल सर ने बताए हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं बाजार के अंदर में। तो
पूरी चर्चा का एक जो निचोड़ ये है कि एक शिफ्टिंग बाइंग में अगर आप हैं और इन्वेस्टमेंट में आप हैं तो अपने स्टॉक्स की छटनी करिए, उसको क्लीन करिए, बेटर होगा। थोड़ा कैश में आइए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और मूव करिए नए अच्छे स्टॉक्स के अंदर में, और साथ ही साथ नए टूल्स को भी एक्सप्लोर करिए। बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने का और ये सारी राय हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। लवजीत जी, आज पहले दिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी मन की बात लोगों के सामने दे पा रहे हैं। स्पेसिफिकली जब पेन का टाइम है तब उनको हेल्प आउट कर पा रहे हैं। मैं एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आज कि आप लोगों ने वो बात छेड़ी, नहीं तो फिर यही होता है कि हम लोगों ने 15-20 सवाल ले लिए, उसके आंसर्स दे दिया और हम लोग निकल गए। जो हम लोगों का एक्सपर्टीज है वो है पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट, या फंड में गाइडलाइन दे के कहाँ से कंसिस्टेंट रिटर्न्स आ पाए, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। आज ये चीजें हम आपके साथ साझा करने में बहुत मजा आया। मैं ये बोलूंगा, आप आज तक मैंने आपके साथ जितने भी शोज किए हुए हैं, अगर मैं सबसे वैल्यूएबल शो बोलूंगा, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ फंटास्टिक शो, दिस इज अ वैल्यूएबल शो। अगर कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर लोग ये शो को अच्छी तरह से देखेंगे तो उनको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे मार्केट में पैसा बचाने के। मार्केट में हम लोगों के एक सर कहा करते थे कि मेरे बॉस कहा करते थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मेनी टाइम गेट इम्पोर्टेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो किया है वो रिटर्न आना इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जब आएंगे वो देखे जाएंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉट अ कंसर्न एट दिस मोमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कंसर्न। वाह, ओके, इंटरेस्टिंग। तो उसके मतलब आपकी हिसाब से आपकी जो पूंजी है आज का शो वो भी बची रहनी चाहिए और वो वापस आनी चाहिए, तो इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल शो है विशाल सर कह रहे हैं। और ये दर्शकों को एक अलग से स्टैंड अलोन एक वीडियो भी हम इसको अलग से भी रख देंगे जिसमें कि आप ये समझ सकते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे विशाल सर बता रहे हो, क्योंकि ये एक्सपर्टीज है। सवाल मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं विशाल सर, लेकिन मैं आप इसलिए नहीं ले रहा था आपसे क्योंकि वो हमारे पास इसके बाद एक्सपर्ट जुड़ेंगे टेक्निकल्स के, उनसे हम ले सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चर्चा है ये जरूरी थी क्योंकि इसके आप एक्सपर्ट हैं और ये आपसे समझना बहुत जरूरी था कि इस समय बाजार जिस हाल में है, जिस क्रिटिकल लेवल्स पे हम पहुंचे हुए हैं, जहां एक और रिकॉर्ड हाइज भी हैं और दूसरी ओर पोर्टफोलियो लाल निशान में है, वहां पे क्या किया जाए और कैसे अपनी रणनीति कैसे बनाई जाए और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ठीक किया जाए, ये सारी चीजें आपसे समझना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच विशाल सर। लवजीत जी, वेरी थैंक यू, आपने मुझे इतना वैल्यूएबल इंसान समझा के मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ ये लेवल पे। वेरी थैंक यू, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ये चीज के लिए आपको थैंक और आपके चैनल को। थैंक यू सो मच।